एपिसोड की शुरुआत में हम इवागाकुरे विलेज के चीफ को देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं। बहुत सारे हथियार होते हैं जो इसके शरीर के अंदर गड़ चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे कुछ नहीं होता, ये स्माइल कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि इवागाकुरे विलेज का जो चीफ है शायद वो अमर हो चुका है। उसकी हत्या तक बाहर आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा होता है। ऐसा माना जाता है कि उसने अमृत को पी लिया है, जिस वजह से वो अमर हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं गाबीमारू और सागरी उस आइलैंड में पहुंच चुके होते हैं, जहां पे गाबीमारू बोलते हैं तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है तुम्हें लगा नहीं था कि ये जगह सच में होती होगी, लेकिन ये सच में है। पता नहीं यहाँ पे अमृत मिलेगा या फिर नहीं। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और यहाँ पे सागरी बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और तब गाबीमारू बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बिल्कुल नर्क की तरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पेसीज है और इतनी ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे है। और इसके बाद इसे याद आता है कि एक बंदा फूल बन गया होता है और ये बोलता है कि पता नहीं यहाँ पे कब क्या हो जाए। इसके बाद गाबीमारू अपनी रस्सियाँ तोड़ देता है और तब सागरी बोलती है कि तुम अपनी रस्सियाँ खोल नहीं सकते। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, मेरे हाथ बंधे रहे और इसी तरह से मैं अमृत की खोज करता रहूं। और इसके बाद सागरी बोलती है कि बकवास हो या फिर ना हो, लेकिन यही शोगुन की मर्जी है। मेरा काम है तुम्हारे ऊपर नजर रखना, तुम्हें अपने हाथ बांधने होंगे, मैं रूल्स को ब्रेक करता हुआ नहीं देख सकती। इसके बाद गाबीमारू बोलता है इस बात को जाने भी दो, वैसे भी हमारे पास 3 दिन का खाना और पानी है और क्लू के लिए बस ये ड्राइंग मेरे पास है। तुम्हें लगता है कि वो सच में अमृत ढूंढना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और इसके बाद सागरी इसके गले के ऊपर तलवार लगा देती है। सागरी बोलती है अपने हाथ बांध लो, अगर तुम कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मैं तुम्हारी एग्जीक्यूशनर हूँ, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ। अगर तुम अमृत नहीं ढूंढ पाते हो तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अपने हाथ बांध लो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। इसके बाद गाबीमारू बोलता है ठीक है, वैसे भी मुझे अपनी बीवी को देखना है, इसलिए तुम्हारी जो भी शर्तें हैं मैं उसे मानता हूँ। लेकिन तभी गाबीमारू के ऊपर अटैक हो जाता है। एक बड़ी सी चीज़ गाबीमारू को लग जाती है, जिससे गाबीमारू उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम एक और क्रिमिनल को देखते हैं जिसने गाबीमारू के ऊपर अटैक किया होता है। ये बोलता है एक तो गया और इसके साथ एक यामाडा आशाइमोन भी होता है। आगे एक क्रिमिनल बोलता है नजरें हटी तो दुर्घटना घटी, तुम्हें अपनी नजरें बनाए रखनी चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी गाबीमारू बोलता है वाओ तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। और इसके बाद सागरी बोलती है क्या तुम ठीक हो? और गाबीमारू बोलता है कि हाँ, आखिरी वक्त में मैंने अपना गला मोड़ लिया था, लेकिन जरा उसकी तरफ देखो। इसके बाद सागरी इस क्रिमिनल की तरफ देखती है और बोलती है ये ट्विस्टेड क्वीन है, ये क्रिमिनल है और ये पहले वॉरियर हुआ करता था। जब ये ट्रेनिंग ले रहा था तब इसे हथियारों से प्यार हो गया। ऐसा माना जाता है कि इसने 100 हथियारों को चोरी कर लिया था। इसके बाद गाबीमारू बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, उसके हाथ खुले हुए हैं। और इसके बाद सागरी देखती है और बोलती है कि वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे फर्क पड़ता है कीशो, इसके हाथ क्यों खुले हुए हैं? और कीशो बोलता है तुम हमेशा से जिद्दी रही हो, जब हम वापस जाएंगे तब मैं इसके हाथ फिर से बांध दूंगा और इस बेकवास सी चीज के लिए मैं तुमसे यहाँ से बहसबाजी नहीं करना चाहता। तुम हमेशा लो रैंक इसीलिए रहती हो क्योंकि तुम रूल को बहुत ही ज्यादा फॉलो करती हो। इसके बाद सागरी बोलती है ये सब डिस्कशन करने का यहाँ पे वक्त नहीं है। तभी वो क्रिमिनल बोलता है गाबीमारू द होलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की? जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। ये बहुत ही अच्छा है, अब मैं अपने सारे हथियार तुम्हारे ऊपर आजमा सकता हूँ। इसके बाद गाबीमारू बोलता है अबे ठरकी कहेंगे, हमें जाके अमृत को ढूंढना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है। और इसके बाद वो क्रिमिनल बोलता है कि बिल्कुल सही, इसीलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। किसी को भी नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी है, इसलिए मैं सबको पहले मार दूंगा और उसके बाद आखिरी में जाके अमृत ढूंढूंगा और मैं शुरुआत करूंगा तुमसे। इसके बाद कीशो बोलता है हमारा काम तुम्हारे ऊपर नजर रखना है, अगर तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो तो तुम मार सकते हो। और सागरी भी हाँ भरती है। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि ये सब बेकार है, मैं किसी और को मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो क्रिमिनल तेजी से भागते हुए आता है और बोलता है चलो देखते हैं। और इसके बाद गाबीमारू भी आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन सागरी उसके पीठ में थपथपाती है और बोलती है अपने हाथ बांध लो। और तभी वो बंदा इसके सर के ऊपर अटैक कर देता है एक हथियार से, लेकिन इसका हथियार टूट जाता है। आगे एक बड़े से हथियार से मतलब हथौड़े से अटैक करता है गाबीमारू के ऊपर, लेकिन इसका हथौड़ा भी टूट जाता है। और जो बड़ा सा बॉल होता है उससे भी अटैक करता है, लेकिन वो भी टूट जाता है। और आखिरी में गाबीमारू अपने हाथ बांध लेता है। ये सब देखने के बाद ये क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने सारे हथियार तुम्हारे ऊपर आजमा सकता हूँ। इसके बाद ये एक भाले से अटैक करता है जिसे गाबीमारू पकड़ लेता है और उसी की मदद से इस क्रिमिनल को हवा में झटक देता है, जिसकी वजह से इसके सारे हथियार नीचे गिरने लगते हैं। तभी गाबीमारू एक भाले के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जो भाला सीधा जाके इस क्रिमिनल के पेट के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से ये यहीं पे गिर जाता है।
इसके बाद गावी मारू बोलता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लड़ना मुश्किल है। और तब सागिरी बोलती है एक ही बार में इसे मार दिया। और तभी हम देखते हैं वो क्रिमिनल फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है गावी मारू द हुलो, ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये जो क्रिमिनल होता है ये मरा पड़ा होता है। इसके सारे हथियार इसी के शरीर के अंदर गाड़ दिए होते हैं गावी मारू ने। इसके बाद गावी मारू बोलता है ये तो समय की बर्बादी है, चलो हमें अमृत ढूंढने के लिए जाना है, देखो मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। इसके बाद सागरी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि ठीक है चलो। लेकिन तभी कीशो अपनी तलवार निकाल देता है और उस क्रिमिनल का सर उड़ा देता है। उसका सर वो उठा के ले जाता है और जाते हुए बोलता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। गावी मारू बोलता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है और कीशो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ना ही हम तुम्हारे दोस्त हैं ना ही तुम्हारे दुश्मन हैं। इसके बाद सागरी बोलते कीशो अपना ध्यान रखना, पहले ही साइलैंड में 60 लोग गायब हो चुके हैं। और कीशो बोलता है तुम्हें मेरी परवाह है, मैं तो किस्मत वाला हूँ कि मुझे इतनी जल्दी वापस जाने का मौका मिल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। ये एक क्रिमिनल है। जैसे हम इस जगह पे पहुंचे कुछ लोग अपने कंपटीशन को कम करने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीम अप कर लिया, वो भी बहाने से, वो बस बहाना मार रहे हैं। ये सब क्रिमिनल्स हैं, ये कभी भी रूल को फॉलो नहीं करते, ये सब अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की एक यामाडा असायमन को किस करके उसको वहीं पे बेहोश कर देती है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले बेवकूफ कहा था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अमृत की खोज करनी होगी और उसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रूल को फॉलो करो और फेल हो जाओ, या फिर रूल को तोड़ो और सक्सेसफुल हो जाओ। वैसे भी ये जो रूल्स तुम करते रहते हो ये सिर्फ एक छलावा है। रूल्स तब बनते हैं जब उसको सब लोग फॉलो करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह के लोग कभी भी रूल को फॉलो नहीं करते। क्या तुम्हारे लिए मैं इसे खत्म कर दूं? लेकिन गावी मारू तभी इसके पास जाता है, इसकी तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है इस तरह के बेकार जोक के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बीवी को देखना है, हमें जल्दी करना होगा। और इसके बाद कीशो बोलता है तुमने सही कहा, तुम्हें जल्दी करना होगा। तुम्हारे लिए मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ, कुछ घंटे में सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं एक असायमन अपनी रस्सी बांध रहा होता है, तभी इसके पीछे रोकारूटा आ जाता है और ये बोलता है रोकारूटा क्या तुम्हें भूख लगी है? और तभी ये इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये बंदा अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसकी तलवार टूट जाती है और आगे हम देखते हैं रोकारूटा ने इसे मार के खा लिया होता है। इसके बाद हमें कीशो की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है कुछ घंटों में आधे क्रिमिनल मर जाएंगे और उसके बाद बाकी के आधे भी मर जाएंगे। आगे हम दूसरे बंदे को देखते हैं जिसने एक और क्रिमिनल को फाड़ के रख दिया होता है। आगे हम देखते हैं जिस लड़की ने किस करके असायमन को बेहोश किया होता है वो भी मारी जा चुकी होती है और उसी असायमन ने इसे मारा होता है। आगे हम देखते हैं जिन दो बंदों ने टीम अप किया होता है वो दो भी मारे जा चुके होते हैं। और तब कीशो बोलता है कि अगर तुम्हारी नंबर कम हो जाएगी तो और भी लोगों को यहाँ पे भेजा जाएगा, यहाँ तक कि इवागाकुरे के लोगों को यहाँ पे भेजा जाएगा। और मैंने सुना है कि यामाडा असायमन के नेक्स्ट लीडर को भी इसी दौरान चुना जाएगा। ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, लेकिन मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी नजरें बनाए रखना, मुझे कहना मत कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। इसके बाद सागरी सोचती है वो बिल्कुल सही है, मैं इसके साथ बहुत दिनों से घूम रही हूँ, लेकिन इसका असली कैरेक्टर मुझे अभी भी नहीं पता है। लेकिन तभी अचानक से गाबीमारू इसके ऊपर अटैक कर लेता है जिसे ये डिफेंड कर लेती है। इसके बाद गाबीमारू फिर से इसके ऊपर अटैक करता है जिसे ये फिर से डिफेंड कर लेती है और बोलती है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तब गाबीमारू बोलता है कि मैं तो तुम्हें बिना दर्द के मारने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सागरी सोचती है मुझे पता था इसका असली कैरेक्टर यही है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पे हमें पता लगता है इवागाकुरे के जो लोग होते हैं उन्हें बच्चा पैदा करने की कोई इजाजत नहीं होती। अगर वो बच्चा पैदा करते हैं तो उन्हें गांव छोड़ के जाना होगा। और पता लगता है कि जो गाबीमारू के माँ बाप होते हैं वो जोनिन होते हैं, यानी कि हाई लेवल के निंजा होते हैं। तो गाबीमारू को इसी चीफ ने बड़ा किया होता है और ये चीफ बोलता है कि ये कमजोरी है, अपने माँ बाप से प्यार करना भी एक कमजोरी है। अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा, तुम्हें इस तरह के सारे इमोशन को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। इसके बाद हम देखते हैं सागरी और गाबीमारू के अंदर बढ़िया सा फाइट चल रहा होता है जहाँ पे सागरी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है गाबीमारू के सामने। इसके बाद सागरी बोलती है मुझे मारना रूल्स के खिलाफ है। और तब गाबीमारू बोलता है तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा था तुम्हें याद है ना, अगर इवागाकुरे के लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो वो सब कुछ तबाह कर लेंगे, उससे पहले मुझे अमृत को ढूंढना होगा। मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है लेकिन तुम एक परेशानी हो। इसके बाद सागरी बोलती है तो तुम मुझे मार दोगे। इसके बाद गाबीमारू बोलता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे माफ करना लेकिन तुम्हें मरना होगा। इसके बाद गाबीमारू अटैक कर देता है सागरी के ऊपर। सागरी भी इससे फाइट करने लगती है और सोच रही होती है कि इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके लिए जिंदा रहना या फिर मर जाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसे तुरंत मार देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों
मैं झिझक रही हूँ, मैं इसे मार नहीं पा रही हूँ। इसके बाद गाबीमारू एक जोरदार अटैक करता है सागरी के ऊपर, लेकिन सागरी इसे डिफेंड कर लेती है और गाबीमारू सोचने लगता है फिर से अभी तक तो मुझे इसे मार देना चाहिए था, मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना झिझक क्यों रहा हूँ। तभी इसको अपनी बीवी की बातें याद आती है जिसने कहा होता है कि अगर तुम किसी को मारना नहीं चाहते तो ये एकदम नॉर्मल है। और इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि ये सब बेकार है, मैं होलो हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। और इसके बाद इसकी बीवी बोलती है अच्छा ऐसा है, जब मैंने तुम्हें किस किया था तब तुम बहुत ही ज्यादा ब्लश मार रहे थे, तुम्हारे अंदर इमोशन है, तुम्हें उनकी सुननी चाहिए, तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले हुआ करते थे, तुम्हारे इमोशन तुम्हारी ताकत है, अगर तुम अपने इमोशन को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अगर तुम इस गाँव के बाहर भी जाओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। इसके बाद गाबीमारू बोलता है मैं जब अपनी बीवी से मिला तब जाके मुझे अपने इमोशन के बारे में पता चला, लेकिन मेरे अंदर नफरत तब भी थी। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि ये तुम्हारा टारगेट नहीं था, और गाबीमारू बोलता है कि इसने कहा था कि ये मेरी बीवी से बदला लेगा। तभी हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो बोलता है कि नहीं मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास बीवी और बच्चे हैं। और गाबीमारू रुक जाता है, लेकिन ये बंदा बड़ा कमीना होता है, ये सीधा गाबीमारू के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद गाबीमारू इस बंदे को खत्म कर देता है, लेकिन सोचने लगता है कि ये इसकी कमजोरी है। आगे हम देखते हैं सागरी इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसे गाबीमारू डॉज करता है और इसके गले के पास हाथ लेके इसका गला ही उड़ाने वाला होता है, लेकिन किसी वजह से वो इसे मार नहीं पाता और सोचता है कि फिर से यही तो कमजोरी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे माफी नहीं मिलेगी, मैं मारा जाऊंगा। यहाँ पे सागरी भी सोच रही होती है कि एक भयंकर क्रिमिनल है और ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और एक जोरदार अटैक करती है गाबीमारू के ऊपर। गाबीमारू इसे डिफेंड कर लेता है और सोचता है मेरा दिल एक नंबर का बेवकूफ है, और इसे चीफ की बातें याद आती है जिसने कहा होता है कि अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा। और ये अपनी पूरी ताकत से सागरी की तलवार को तोड़ देता है और एक जोरदार अटैक कर देता है सागरी के ऊपर, लेकिन सागरी ने जो तलवार का होल्डर होता है जिससे तलवार को पकड़ा जाता है उसकी मदद से अपने आप को डिफेंड कर लिया होता है। इसके बाद गाबीमारू बोलता है रोकना बंद करो, तुम अपनी स्किल से मुझे मार नहीं सकती, बाकी क्रिमिनल का मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें मारने से मुझे तकलीफ होगी, क्या तुम चुपचाप मर नहीं सकती। और इसके बाद सागरी बोलती है मुझे मारने से तुम्हें तकलीफ होगी, यानी कि तुम्हारे अंदर इमोशंस है। और गाबीमारू गुस्से में बोलता है बिल्कुल। इसके बाद हम दिखते हैं सागरी नीचे पड़ी हुई होती है, गाबीमारू उसके ऊपर होता है और अपनी तलवार से उसे मारने वाला होता है। गाबीमारू बोलता है कि मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, मैं गाबीमारू द होलो हूँ, मैंने बहुत लोगों को मारा है और एक और इंसान को मारने से मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। और हम देखते हैं गाबीमारू के पीछे चीफ की परछाई होती है। इसके बाद सागरी सोचती है मुझे पता था ये खतरनाक है, और तब गाबीमारू बोलता है मुझे इमोशन की जरूरत नहीं है, अब तुम मर जाओ, और अपनी तलवार इसके सीने के अंदर गाड़ने वाला होता है, लेकिन इसके हाथ कपकपाने लगते हैं, ये इसे नहीं मार पाता। और हम देखते हैं इसके पीछे इसकी बीवी की परछाई होती है जिसने इसकी तलवार को पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से जो चीफ होता है उसकी परछाई डिसअपीयर हो जाती है। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि मैं झिझक क्यों रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। और सागरी सोचने लगती है उस मोमेंट पे जब ये लोगों को मार रहा था तब ये कुछ सहने की कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, इसके अंदर इमोशन है, लेकिन इसकी परवरिश गलत हुई है। ये भी एक इंसान है जिसके अंदर ढेर सारे इमोशंस हैं, और इसकी इमोशन को देख के मैं अपने इमोशन को समझ पा रही हूँ। इसके बाद गाबीमारू रोने लगता है और बोलता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, ये कमजोरी है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं अपनी बीवी को फिर से देख नहीं पाऊंगा। इसके बाद सागरी बोलती है कि ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, कुछ भी फील ना करना तुम्हारी ताकत नहीं है, अपने इमोशन को समझना ही तुम्हारी ताकत है, मुझे ये बातें कहने का मौका दो, आखिरकार तुम्हारी वजह से ही मैं अपने असली इमोशन को पहचान पाई हूँ। इसके बाद गाबीमारू बोलता है क्या ये वक्त है ये सब बातें करने का, और तब सागरी बोलती है कि तुम्हारे हाथ हिल नहीं रहे हैं, अभी तक तो मैं तुम्हें मार चुकी होती, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर को देख के मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, तुमने जो क्राइम किए हैं तुम्हें उसका पश्चाताप है, अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने इमोशन को समझो, उनका सामना करो और अपनी असली जिंदगी जीना शुरू कर दो। मैं भी वही करूंगी, तुम्हारी वजह से मैं अपने इमोशन को समझ पाई हूँ, अब मैं अपने इमोशन को समझूंगी और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगी। हमारा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। इसके बाद हम एक क्रिमिनल और एक असाइमन को देखते हैं, जहाँ पे असाइमन बोलता है कि ये सब क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी इंसानों ने बनाया हो। तभी उस क्रिमिनल को एक तितली काट लेती है, जो तितली दिखने में इंसानों की तरह होती है, और तभी इस क्रिमिनल को याद आता है कि एक बंदा फूल में बदल गया था। इसके बाद वो क्रिमिनल अपने ही हाथ को काट लेता है और उस तितली को मार देता है, और तभी वो असाइमन बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और एक क्रिमिनल बोलता है कि जरा देखो ये तितली इंसानों की तरह दिख रही है, यह हमारी दुनिया की तितली नहीं है। और तभी हम देखते हैं इसका जो कटा हुआ हाथ होता है वो तुरंत फूल में बदल जाता है।
लेकिन तभी यहाँ पे बड़े बड़े कैटरपिलर जैसे दिखने वाले क्रिएचर आ जाते हैं जिनके मुंह के अंदर इंसानी हाथ होते हैं, जिसको देखने के बाद ये साइमन काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये किस तरह का आइलैंड है, क्या ये सच में दूसरी दुनिया है, क्या इस तरह के क्रिएचर सच में पॉसिबल है। और तभी ये क्रिमिनल बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर इनके पीछे अपीयर हो जाता है जिसको देखने के बाद इन दोनों की फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गाबीमारू और सागरी को भी उसी कैटरपिलर जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने घेर लिया होता है और इनके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर होता है जो मछली जैसा दिख रहा होता है। सागरी बोलती है कि ये किस तरह का क्रिएचर है और तभी गाबीमारू अपना मास्क पहन लेता है और बोलता है कि पीछे रहना और आगे फाइट करने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अभी हालत में थोड़ा सा सुधार है और मैं कोशिश करूंगा जितना कुछ भी हमने मिस किया इस हफ्ते के अंदर उन सबको रिकवर करने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना होगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम भी कुछ बजा लो।